अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टडी के बारे में, स्टडी वीज़ा के बारे में, उसकी कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। देखिए, मैं आपको जस्ट पॉइंट्स बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। बाकी आप ख़ुद रिसर्च कीजिएगा, आपने ख़ुद चीज़ें देखनी है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नई नई उसमें चेंजेस हैं या कोई जिस तरह की चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी रिसर्च आप अपनी ख़ुद भी कीजिएगा। देखिए, स्टडी वीज़ा का सबसे जो मेन मकसद होता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसा ही है, लेकिन मोस्टली लोगों का यही होता है कि आपने उस कंट्री में जाना है, वहाँ जाके आपने स्टडी कंप्लीट करनी है, पीआर लेनी है, देन आपने नेशनलिटी लेनी है वहाँ की। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि लोग वापस अपने कंट्री आके सर्व करते हैं या जो भी एक प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू करते हैं। बाकी इसमें कुछ चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि आपने जाना कहाँ है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके आइल्स का कोई इशू तो नहीं आ रहा, आपकी एज का, आपके गैप का, स्पाउस आपने साथ लेके जानी है नहीं जानी है, मतलब ये सारी चीज़ें आपने देखनी पड़ती हैं उसमें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। मेन चीज़ तो आपके लिए यही ना कि आपने जाना कहाँ पे है। देखें, जो आपने कंट्री डिसाइड करना है, आपका फिर सारा प्रोसेस भी उसी के हिसाब से ही सारी चीज़ें आपकी होनी है। तो डिपेंड करता है आप कंट्री कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री सिलेक्ट की है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपने देखें आइल्स आपका मस्ट है, आपने उसको देना पड़ेगा। और आइल्स की भी जो मिनिमम जो है वो 6.5 उसकी रिक्वायरमेंट है। आप 7 भी कहीं कहीं है, डिफरेंट है। तो जितना ज़्यादा आपका आइल्स होगा तो उतने आपके चांसेस फिर उसमें बढ़ जाएंगे ना चीज़ों में। तो एक तो ये होगी चीज़। दूसरा, अगर आपने जैसे किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में आना है तो यहाँ आइल्स की इतना आपको नहीं होती चीज़ें, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पशन भी मिल जाती हैं चीज़ों में। तो दूसरी चीज़ ये हो गई आपकी। अच्छा, अब आइल्स अगर आपके पास नहीं है, आप जैसे चले यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात करूं, मैंने जो अप्लाई किया था, मैंने स्वीडन के लिए अप्लाई किया था। स्वीडन मैंने चॉइस इसलिए किया था कि एक तो स्टडी गैप का कोई इशू ना आए, और दूसरा आइल्स का इशू ना आए, तीसरा एज वाइज कोई डिफरेंस आपको उसमें ना आए। तो मैंने तो स्वीडन अप्लाई किया था। इसके प्रोसेस से मैं गुजरा था पूरा कंप्लीट। और अगर आप बाकी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो आपने फिर आइल्स देना, ये आपने जहन में रखना है। लेकिन अगर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आना है, आपका कोर्स इंग्लिश में होगा, कोर्स आपको कोई इशू नहीं होगा कि आपका कोर्स जो है वो उसी लैंग्वेज में होगा, कोर्स का आपका कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आप एग्जाम्प्ट हो सकते हैं आइल्स के। वो एक लेटर बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या बनता है, उसके बिहाफ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, आप स्पाउस लेके जा सकते हैं साथ में, कुछ कंट्रीज़ में मोस्टली आप स्पाउस लेके जा सकते हैं। टीआरसी या टेम्परेरी कार्ड आपका स्टडी के हिसाब से, जितनी आपकी कोर्स होगा उसके हिसाब से आपको यहीं से मिल जाता है, और मतलब आप पहले दिन से ही लीगल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा, आपके कोर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आप आगे वो रिन्यू होगा पीआर की तरफ या नहीं। तो लोग गलती करते हैं, 6 महीने का 1 साल का कोर्स ले लेते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप पीआर की तरफ नहीं जा सकते। तो आपने कोर्स ऐसा लेना है 1 साल का, 2 साल का, कम से कम 2 साल का हो, जिसमें आप आगे आप अपना फ्यूचर परस्यू कर सकें। अच्छा, दूसरा, इसमें आप एक चीज़ ये ज़रूर देखिएगा कि उस कंट्री की रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कि अभी वो पीआर की तरफ या नेशनलिटी की तरफ उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो दे भी रही हैं या नहीं दे रही, या स्टडी पे जो लोग आ रहे हैं उनको मतलब कोई उसका बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी होती है। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इसके कौन कौन से होते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट बेसिक वही, आपका पासपोर्ट हो, आपका एनआईसी हो, वैलिड हो, दोनों चीज़ें आपके पास। उसके अलावा आपके जो मैट्रिक इंटर कह लें या जैसे एचएससी एफएससी कह लें, उसके सर्टिफिकेट्स हों आपके पास, मार्कशीट्स, पास सर्टिफिकेट्स आपके पास हों, वो आपके बोर्ड से और आपके आईबीसीसी से, दोनों से अटेस्टेड हों ये चीज़ें। अगर आपके पास बैचलर है या मास्टर है तो वो एचईसी से आपके पास अटेस्टेड हो। और इसके अलावा आपका जो है वो अगर कोई एक्सपीरियंस है पेड अनपेड वर्क का, तो वो आपका साथ में लगाओ। उससे ये होगा कि आपका गैप जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। कुछ कंट्री तो 5-6 साल का देती हैं, कुछ आपको अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, वो आपसे गैप आपका ख़त्म हो जाएगा उससे। अच्छा, उसके अलावा आपकी सीवी हो,
यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए स्पेशली आपकी यूरोपास फॉर्मेट में सीवी हो, आप अगर किसी को बनानी हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको यूरोपास का एक साइट का आपको लिंक भेज दूंगा। आपने जस्ट जाके अपना वहाँ पे बायोडाटा देनी है और आपकी वो पीडीएफ फॉर्म में बन के आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक आपका उसमें बन जाएगा। उसके अलावा आपके पास आइल्स होना चाहिए इंग्लिश कंट्रीज़ के लिए, और आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका कवर लेटर की तरह बनता है। उसमें मतलब ये है कि आप कवर लेटर की तरह इस तरह है कि उसमें आपने 600 से 800 वर्ड्स के बीच में आपने कुछ बताना पड़ता है कि आप क्यों इस कंट्री में आ रहे हैं, आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, इस तरह की चीज़ें। वो आपको स्कॉलरशिप में भी बड़ा हेल्प करता है आगे चल के। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर आप बनवा लें, वो आपके लास्ट जो भी आपने अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी अटेंड किया है वहाँ से आप किसी प्रोफेसर से किसी से आपके वो बना लें, वो आपके टीचर से बन जाएंगे, आपको वो इंग्लिश में आप बनवा लें। अब आ गया कि आइल्स एग्जाम्प्ट कैसे हो सकता है आपका। आइल्स एग्जाम्पशन के लिए देखें एक लेटर बनता है ईपीएल के नाम से। ईपीएल जो है वो आप ईपीएल का लेटर बनवा लें अपने लास्ट कोई भी उसे, वो उसमें कुछ भी नहीं, सिंपल उसमें यही चीज़ लिखी होती है कि भाई आपने जो कोर्स किया यहाँ से, चाहे वो बैचलर किया मास्टर किया जो भी किया है, तो वो आपकी स्टडी सारी इंग्लिश में थी, तो मोस्टली स्टडी इंग्लिश में ही होती है, तो आप को इसमें कोई इशू नहीं है, आप वो बना सकते हैं आराम से इजीली ना। तो आप ईपीएल का लेटर ले लेंगे। ईपीएल के लेटर से ये हो जाएगा कि आपका आइल्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर आप पे वो आइल्स का कोई इशू नहीं आएगा। ये यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। स्वीडन में मैंने खुद ये किया हुआ है, अप्लाई किया था तो मेरा आइल्स एग्जाम्प्ट हो गया था। स्वीडन में ये बेनिफिट है कि आपको एज, स्टडी गैप, इवन 7-8 साल का भी आपका गैप जो है ना, वो भी कोई उसमें इशू नहीं आता। और बाकी अगर स्टडी के हवाले से बात करें कि यूरोप में कौन से अच्छे ऑप्शन है, देखें जर्मनी सब बोलते हैं कि फ्री स्टडी कोई नहीं होता। वो 10 से 11 हज़ार यूरो का ब्लॉक अकाउंट बनवाते हैं, उसमें आपके पैसे रखेंगे, वो आपको हर मंथ देते रहेंगे, आपके ही पैसे हैं, आपको ही मिलेंगे, लेकिन एक दफ़ा आपने रखने पड़ते हैं। इटली मेरे हिसाब से अभी बेस्ट है क्योंकि वो स्कॉलरशिप भी दे रहा है और काफ़ी बेनिफिट स्टूडेंट्स को दे रहा है, एडमिशन्स भी हो रहे हैं। इटली बेस्ट है। बाकी आप फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन कहीं पे भी आना चाहें वो आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से वो चीज़ें देख लें। लोग पुर्तगाल भी आते हैं काफ़ी लोग, तो वो अपनी अपनी चॉइस है कि आपने कहाँ आना है, क्या करना है। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 1 मंथ का वो मोस्टली मांगते हैं। हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, वो आप देख लीजिएगा कितनी रिक्वायरमेंट है। आपके पेरेंट्स, गार्डियन की हो सकती है, आपका पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली पर्सनल अकाउंट हो तो बेहतर है वो सबसे। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। उसके अलावा आई थिंक यही डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको सारे तकरीबन बता। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी देखिए, कुछ लोग अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को साथ लेके जाना चाह रहे होते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपको स्पाउस साथ में अलाउ हो रही है, क्या हो रहा है। कुछ कंट्रीज़ आपको स्पाउस पार्ट टाइम वर्क भी अलाउ करते हैं। आप स्टडी पे ये भी देखिएगा कि वो कंट्री आपको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है वर्क का। मोस्टली 40 आवर्स पर वीक आपको अलाउ होता है, कुछ 20 आवर्स अलाउ करती हैं। सॉरी 40 आवर्स नहीं, 20 आवर्स आपको अलाउ होगा। 40 आवर्स फुल वर्क में आ जाएगा, फुल तो आप नहीं करेंगे, लेकिन 20 आवर्स पर वीक करते हैं। फिर लोग दूसरे तरीके से भी थोड़ा सा कैश पे काम कर रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग इशू है। वो अभी मैं वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकता इस चीज़ को। तो ये चीज़ें थी जो मेरे जहन में अभी थी कि आपने ये चीज़ें अपने जहन में देखनी होती हैं। अच्छा हाँ, इनके मोस्टली जो अटैम्प्ट आते हैं स्टडी के वो साल में 2 आते हैं, किसी किसी के 3 आ जाते हैं, वरना 2 अटैम्प्ट होते हैं साल में, सितंबर में और एक आपका मार्च अप्रैल में आपका एक आ जाता है अटैम्प्ट। तो इस तरह का ये आपका ये सारा बनता है सिस्टम। और ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट आप जाके अप्लाई करते हैं, कुछ कंट्रीज़ के, मोस्टली कंट्रीज़ के पोर्टल बने होते हैं, आपने उसकी फ़ीस पे करनी होती है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट फिल करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, फिर आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है। कोर्स अपना कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश का ही सिलेक्ट करें, और फिर आपने वेट करना है उनके डिसीजन का। जैसे उनका डिसीजन आता है, आपको डिसीजन आने के बाद वो आपको एक टाइम देते हैं कि इतने आपका जो है वो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, समर, विंटर या जो भी आपका सेशन होगा उसके हिसाब से। फिर आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है उस हिसाब से, अपने लेटर भेज के सारी चीज़ें, और फिर आपने एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, अपना पासपोर्ट, बाकी चीज़ें।
सब उसके फिर एम्बेसी का डिसीजन होता है। 90% 99% आपको वीज़ा मिल जाता है। कुछ कंडीशंस में आपको वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन मोस्टली आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है कि आप फ़ीस अगर पे कर रहे हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि अपनी फ़ीस हमें पे कर दें, लेकिन आपको पता नहीं आपका वीज़ा लगे नहीं लगे, तो आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर मेरा वीज़ा नहीं लगता तो मुझे ये आप रिफ़ंड करेंगे ये चीज़ें। ऐसा नहीं हो कि उनकी पॉलिसी ना हो और आपको फ़ीस भी रिफ़ंड ना हो जाए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे जहन में जो आपसे डिस्कस करनी थी। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो उसके लिए माज़रत। बाकी आपका कोई क्यूरी हो, कोई कमेंट हो, कुछ और चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेटिव थी। टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पे मैं कंप्लीट तो एक वीडियो में नहीं चीज़ें बता सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको मेन पॉइंट्स बता दूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूँ, प्रोसेस का बता दूँ, ताकि आप लोगों को जो स्टडी पे करना चाह रहे हैं उनको एक बेनिफिट हो जाए इस चीज़ का। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।